हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग बिहार पुलिस 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहे हैं। तो आप लोग देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? ऑप्शन है संघ सूची, ऑप्शन बी है राज्य सूची, ऑप्शन सी है समवर्ती सूची और ऑप्शन डी है अवशिष्ट सूची। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य सूची। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते, भारत के महान्यायवादी का वेतन तथा भत्ते, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी का वेतन तथा भत्ते। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान संशोधन जिसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया है। ऑप्शन ए है 101वां संशोधन 2017, 96वां संशोधन 2011, 95वां संशोधन 2009 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों 101वां संशोधन 2017। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू 101वां संशोधन 2017 को किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह के रिट जारी करती है, जिसमें से एक है ऑप्शन गणपूर्ति, लेखानुदान, सचेतक और अधिकार परीक्षा। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय जो है 5 तरह के रिट जारी करती है, इसका जो आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत 5 तरह के रिट जारी करती है और यह 5 तरह के रिट जारी करती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। एक और है दोस्तों, तो देखिएगा आप लोग। अगला है दोस्तों क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान का 149वां अनुच्छेद 149वां डैश से संबंधित है, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्ति, ऑप्शन बी है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति और भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय का कार्यकाल। तो इसका उत्तर जो आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, ऑप्शन नंबर ए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्ति। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? ऑप्शन है डेबिट कार्ड का उपयोग ऑनलाइन लेन देन के लिए किया जाता है, जबकि क्रेडिट कार्ड का उपयोग व्यक्तिगत खरीदारी के लिए किया जाता है। तो दोस्तों डेबिट कार्ड का जो उपयोग है ऑनलाइन लेन देन के लिए नहीं किया जाता है, ऑनलाइन लेन देन के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जाता है। और व्यक्तिगत उपयोग के लिए क्या होता है कि दोस्तों हम लोग डेबिट कार्ड का उपयोग करते हैं। तो ये ऑप्शन ए नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी देखिए दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड के लिए पिन की आवश्यकता होती है। नहीं दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के लिए पिन की आवश्यकता नहीं, बल्कि डेबिट कार्ड के लिए होती है। और यहाँ लिखा हुआ जबकि डेबिट कार्ड के लिए हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन ये भी नहीं होगी। ऑप्शन सी है डेबिट कार्ड पर क्रेडिट कार्ड की तुलना में ब्याज दरें अधिक होती है। और ऑप्शन डी है डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते से पैसे निकाले जाते हैं, जबकि जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक ऋण लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों 6 का, कि डेबिट कार्ड से हम लोग क्या करते हैं कि सीधे बैंक से पैसे निकालते हैं और क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक ऋण लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन डी सी त्रिपुरा और ऑप्शन डी है गोवा। तो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षर है जो वो है दोस्तों त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है 2011 के अनुसार सबसे साक्षरता दर यहाँ का कम है।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, कह रहा है किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? ऑप्शन है डी आर गॉडगिल, ऑप्शन बी है बी के आर वी राव, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह और ऑप्शन डी है पी सी महालनोबिस। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी के आर वी राव, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी है दमन और दीव। तो दोस्तों 2011 के अनुसार जो है सबसे कम लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में जो है वह दमन और दीव है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश नहीं पूछता तो आंसर हो जाता दोस्तों हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया है निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल से हुई? ऑप्शन है आर्य समाज, ऑप्शन बी है प्रार्थना समाज, ऑप्शन रामकृष्ण मिशन और डी है सत्य शोधक समाज। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है पाटलिपुत्र को किस मगध शासक ने बसाया था? ऑप्शन है उदयन, ऑप्शन बी है शिशुनाग, ऑप्शन सी है नागदशक और ऑप्शन डी है अजातशत्रु। तो पाटलिपुत्र को जो है उदयन ने बसाया था, उदयन। दोस्तों उदयन जो है बिंबिसार सॉरी दोस्तों हर्यक वंश का शासक था और यह जो है यह अजातशत्रु का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आधुनिक भारत के इतिहास में सहायक संधि की शुरुआत किसने की? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक और ऑप्शन सी है लॉर्ड बेलेजली और ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों इसका उत्तर जो हो जाएगा लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली है, इसने ही सहायक संधि को शुरुआत किया जाता है। यह अपने आप को जो है बंगाल का शेर कहलाता था। लॉर्ड बेलेजली अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? ऑप्शन है इंग्लैंड जर्मनी, फ्रांस जर्मनी, जर्मनी जापान और इंग्लैंड फ्रांस। तो दोस्तों सप्तवर्षीय युद्ध जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि रंजन, परी, यश, चारू, ऋतु और गुंजन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। रंजन परी के बाईं ओर से तीसरी स्थान पर बैठा है, यश रंजन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, चारू रंजन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, ऋतु चारू के निकटतम पड़ोसी है। तो परी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ऑप्शन है गुंजन, यश, चारू और ऋतु। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए गुंजन हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न को जो है आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। एक सर्कल है, इस टोटल 6 इसमें 6 जो है आदमी है और बैठा हुआ है। इसको इस तरह से आप लोग जो है 6 को जो है इसको कर लीजिएगा। इधर से जो होता है राइट होता है और इधर लेफ्ट होता है, ठीक है। और इस तरह से आप बना करके और उसके बाद जैसे यहाँ प्रश्न कहा गया यहाँ पे रंजन परी के बाईं ओर से तीसरे, तो रंजन जो है रंजन मान लीजिए कि रंजन यहाँ पर है, तो रंजन जो है सॉरी दोस्तों देखिएगा कि यहाँ कर रहा है इस तरह से 6 व्यक्ति है इसमें इस तरह से बैठा हुआ है और ये आपका राइट साइड है और ये आपका लेफ्ट साइड है दोस्तों। और क्वेश्चन कर रहा है यहाँ से कि रंजन परी के बाईं ओर, तो परी हम मान लेते हैं कि यहाँ पे परी है और क्या है कि परी रंजन जो है परी के बाईं ओर से तीसरे, तो परी के बाईं ओर जाएंगे तो इस साइड जाएंगे दोस्तों, इस साइड। तो जो रंजन है परी के बाईं और तीसरा, तो पहला दूसरा और तीसरा, तो यहाँ पर जो है रंजन आ जाएगी। इस तरह से आप लोग सभी को बैठाइएगा और उसके बाद जो है आपका आंसर अंतिम में ये गुंजन आएगा। दोस्तों आगे क्वेश्चन देखिए आप लोग 15 नंबर क्वेश्चन कि दी गई आकृति में आयतों की रीजनिंग है
रीजनिंग है, आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन ए है 7, 9, 10 और 8। तो दोस्तों इसमें जो है देख लीजिए इसमें आयत गिन करके कि ये 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया। उसके बाद दोस्तों देखिए कि इस तरह से एक ये हो जाएगा 4 और उसके बाद ये हो जाएगा आपका 5। उसके बाद ये देखिए दोस्तों 6, ये हो गया आपका 7 और ये हो गया आपका टोटल 8। 8 हो गया। और दोस्तों उसके बाद ये जो है ऊपर से आप देखिएगा कि ये पूरा जो है आप इसको गिनती कीजिएगा तो टोटल इसमें जो है 9 9 9 आयत है टोटल। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 7, 6, 12 और 8। तो दोस्तों देखिए कि ये जो पैटर्न है किस तरह से है। तो आप जो है देखिए दोस्तों 6 और 4 को आप गुना कीजिएगा तो 6 चौक 24 हो जाएगा और इसको जोड़ दीजिएगा 5 को, तो 24 और 5 क्या हो जाएगा। जैसे दोस्तों 6 और 5 को गुना कीजिए और सॉरी दोस्तों इसमें देखिए कि क्या करना है कि 6 और 4 को गुना करना है। 6 और 4 को गुना कीजिए, 6 चौक 24 और प्लस 5 क्या हो जाएगा 29। ठीक उसी तरह से यहाँ पर आप कीजिए कि 8 गुने 5 8 पंच 40 और 40 में हम 8 जोड़ देंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा 48। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। उसके बाद जो है 17 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 17 नंबर कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन that can be used a one word substitute for the given group of word। दोस्तों अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द होता है हिंदी में ठीक उसी तरह से वन सब्स्टिट्यूशन होता है अंग्रेजी में। तो ये कह रहा है कि वर्टिब्रेट एनिमल्स डेट क्रॉल ऑन द ग्राउंड। इसका अर्थ ये हुआ कि इनमें से कौन सा वो ग्रुप्स है जो ग्राउंड पर रेंगता है। तो इंसेक्ट्स मतलब होता है दोस्तों कीड़े मकोड़े। मैमल्स हो गया दोस्तों जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। एम्फीबिया हो गया दोस्तों, उसका रेप्टाइल्स हो गया। तो दोस्तों यही आंसर है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स होते हैं जो रेंगते हैं, रेंगने वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनेम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो गिवन वर्ड्स है एलिगेंट, एलिगेंट है और इसका जो है साइनो पूछा गया है दोस्तों। ऑप्शन है फ्राइटफुल, जॉयफुल, उसके बाद ग्रेसफुल और उसके बाद है फेथफुल। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ग्रेसफुल। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। ठीक है, तो इसका आइटम्स पूछा है और बॉटम्स लाइन का ऑप्शन है एन इम्पॉसिबल टास्क, उसके बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, उसके बाद एन एक्वायर्ड सिचुएशन और ए हिडन एजेंडा। तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को ही हम लोग बॉटम लाइन कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 20 नंबर में कहा जा रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली स्थान को भरिए। तो कह रहा है इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर लिखा हुआ है यहाँ पर दोस्तों, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू। ऑप्शन है कीप ए सीक्रेट, क्राई ए सीक्रेट, मेक ए सीक्रेट, टच ए सीक्रेट। तो दोस्तों ये जो कहा गया है इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू, यानी कि सबके लिए क्या बहुत डिफिकल्ट होता है। तो कोई भी जो सीक्रेट से होता है उसको छुपाना सबके लिए क्या होता है कि वह डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कीप ए सीक्रेट। उसके बाद है अगला दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इन रीच है दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ इन रीच। इन रीच का क्या है कि इन रीच का एंटोनिम्स यानी उल्टा पूछा है कि इन रीच का उल्टा क्या होगा। ऑप्शन है ऑप्शन ए है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा गैरनिस करके है यहाँ पर, और उसके बाद है डिस्प्लीज है, उसके बाद डिप्लेट है और उसके बाद ग्रेस है। तो दोस्तों जो इनरीच का जो एंटोनिम्स होता है वह डिप्लेट होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कि द सेलेक्ट ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस में बदलना है।
तो कह रहा है कि दे हैव डेकोरेटेड द हॉल ब्यूटीफुली। तो देखिए दोस्तों, हैव या हैज वाला जो भी रहता है उसका जो पैसिव होता है वह बीन लगा रहता है, हैज रहेगा हैव बीन करके लगा रहता है। तो ऑप्शन इसमें देखिए कि यहाँ हैज बीन है, उसके बाद नीचे कहीं हैज बीन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए जो हैज बीन वाला आंसर होगा वही हो जाएगा, द हॉल हैज बीन डेकोरेटेड ब्यूटीफुली बाय देम। ठीक है दोस्तों, आसान हो जाता है, आपको पता होना चाहिए कि हैज या हैव से रहेगा तो उसमें हैज बीन रहता है। अगर इसमें और ऑप्शन में हैज बीन रहता तब थोड़ा होता कि और चीज देखना होता। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि चूज द ऑप्शन डेट कैन सब्स्टिट्यूट द बोल्ड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीटेड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आप जो है कि सिलेक्ट कीजिए ऑप्शन डेट कैन सब्स्टिट्यूट द बोल्ड सेगमेंट, यानी कि जो बोल्ड अक्षर में जो लिखा गया है इसका जो मीनिंग होगा वह क्या होगा। तो नविका इज ए सुपर्ब एंड इम्प्रेसिव चाइल्ड इन हर क्लास, यानी जो नविका है वह जो है अपने क्लास में सुपर और इम्प्रेसिव है, यानी सुपर और इम्प्रेसिव के लिए सबसे अच्छा मीनिंग इस चारों में से कौन सा वर्ड होगा। एक है विविड करके, स्प्लेंडिड है और डजलिंग है और ब्रिलियंट है। तो दोस्तों सुपर्ब एंड इम्प्रेसिव जो है इसके लिए बहुत ही अच्छा होगा कि ब्रिलियंट, ब्रिलियंट वर्ड, ये ही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि खाली स्थान में देखिए कि कौन सा परफेक्ट ऑप्शन बैठेगा। तो कह रहा है क्वेश्चन कि व्हेन द पेशेंट रिकवर्ड ही वाज डैश फ्रॉम द हॉस्पिटल, यानी कि जब पेशेंट रिकवर्ड यानी ठीक हो जाता है, जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो उसको क्या किया जाता है, ही वाज डैश फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो लिबरेटेड, उसके बाद डिस्चार्ज, उसके बाद एक्विटेड और उसके बाद डिसमिस्ड होता है। तो दोस्तों जब कोई पेशेंट जब ठीक हो जाता है तो उसको जो है हॉस्पिटल से क्या किया जाता है कि डिस्चार्ज कर दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। तो ऑप्शन है उदंत, मार्तंड, ब्राह्मण, बंगाल गजेट और उसके बाद समाचार दर्पण। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल गजट। तो दोस्तों 1780 ईस्वी में जो है बंगाल गजट को जेम्स अगस्त एकी ने संपादन किया था। अगला है क्वेश्चन दोस्तों कि अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है। ऑप्शन है कालिदास, कलहन, जयदेव और वेदव्यास। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कालिदास। कालिदास ने ही अभिज्ञान शकुंतलम नामक जो है पुस्तक की रचना की थी। और राजतरंगिणी है दोस्तों वो कलहन ने लिखा था, और जयदेव जो है ये लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। आगे देखिए क्वेश्चन दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन, कीर्ति का समानार्थी शब्द क्या है। कीर्ति समानार्थी यानी समान, समानता रखने वाला शब्द जो होता है उसे समानार्थी शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन है ए प्रशंसा, उसके बाद है बी करने वाला, उसके बाद कृति है और रचना। तो दोस्तों कृति का समानार्थी यानी कृति के समान जो शब्द है वह रचना है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जो मरने वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, जो मरने वाला है उसे ऑप्शन पहले देख लीजिए। मुमूर्ष लिखा है, मृतयान, मृतप्राय और मरणासन लिखा हुआ है दोस्तों। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो मरने वाला है उसे मरणासन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 है प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों जो प्रत्यय होता है वह लास्ट में होता है, जैसे लास्ट वाला शब्द को प्रत्यय बोलते हैं, जो लास्ट में लगता है वो अक्षर शब्द के, और जो शुरुआत में लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो क्वेश्चन में जो है दोस्तों पूछा गया है कि प्रत्यय, तो यहाँ पर प्रादेशिक है, ऑप्शन नंबर ए है प्रा, इक, क और देशिक। तो देखिए लोग, देखिए दोस्तों आप बोलिएगा प्रादेशिक इक, प्रादेशिक, आप लास्ट वाला जो है अक्षर तोड़िएगा तो प्रादेशिक इक आएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों, कह रहा है कि इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग तो ऑप्शन है रचना, सृजन, संपादन और समायोजन। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इसमें से स्त्रीलिंग पूछा गया है कि इनमें से स्त्रीलिंग कौन है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा रचना। रचना शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है, बाकी सृजन, संपादन और समायोजन ये सब के सब जो है पुल्लिंग शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों, 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही क्रम वाला विकल्प चुनिए। तो दोस्तों इसको क्या कहा है कि आपको एक निश्चित क्रम में सजाना है, निश्चित क्रम में सजाना पड़ेगा
कि क्या होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, लिखल है घर सड़क के उस पार था। आपको इस प्रश्न को बनाने से पहले आपको ये सब चीजों को पहले नहीं पढ़ना है दोस्तों, यहाँ से आप इसको मत पढ़िएगा, ठीक है। आपको ऑप्शन देखना है, ऑप्शन में किस तरह से दिया गया है कि क्या चीज है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, यहाँ पर यहाँ 1 से शुरू है, यहाँ 3 से शुरू है, फिर यहाँ यहाँ 1 से है, यहाँ 3 से, यहाँ भी 2 से और 1 से है। तो देखिए दोस्तों, या तो 1 वाला होगा और नहीं तो 3 और 2 वाला होगा दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ ऑप्शन नंबर ए देखिए, ए में क्या लिखा है 1, तो घर सड़क के उस पार था। उसके बाद 2 है, उसने उद्यान को पहचान लिया। उसके बाद 3 है, वह समझ गया कि वह कहाँ है। उसके बाद लिखा है वह इलाहाबाद में ही तो था। उसके बाद लाउदर रोड पर है। ये ऑप्शन नंबर ए हो गया दोस्तों। फिर हम ऑप्शन नंबर बी पढ़ते हैं। पहले दूसरा लिखा हुआ है, उसने उद्यान को पहचान लिया। उसने उद्यान को पहचान लिया। उसने उद्यान को पहचान लिया, ऑप्शन नंबर फिर 3, वह समझ गया कि वह कहाँ है। देखिए दोस्तों, ये दोनों सटीक बैठ रहा है। पहले वह पहचान रहा है, फिर वह समझ गया कि वह कहाँ है। उसका चौथा ऑप्शन, वह इलाहाबाद में तो था। देखिए, उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है, और फिर उसको बाद पता चल गया कि वह इलाहाबाद में तो था। और उसके बाद है वह लाउदर रोड पर। इलाहाबाद में कहा, तो लाउदर लाउदर रोड पर। और उसके बाद पहला है कि घर के उस पार था। घर के उस पार, घर घर सड़क के उस पार था। ये सटीक बैठ रहा है एक सिस्टमेटिक ढंग से। एक और ये चेक कर लीजिए दोस्तों कि 3, वह समझ गया कि वह कहाँ है। देखिए, पहले कोई कैसे समझ सकता है बिना कुछ जाने, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर दूसरा भी पढ़ लीजिए एक बार थोड़ा और कंफर्म होने के लिए, कि उसने उद्यान को पहचान लिया। देखिए, ये सिस्टमेटिक में नहीं बैठ रहा है दोस्तों। उसके बाद ये देखिए डी नंबर में, डी नंबर में दोस्तों देखिए कि 1 है पहले, वह घर सड़क के उस पार था। उसके बाद नंबर 3 देखिए दोस्तों, कह रहा है कि उसने उद्यान को पहचान लिया। अब ये भी सिस्टम में बैठ नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ये क्वेश्चन 31 हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। 32 कह रहा है, वर्णित वाक्य को सही क्रम में लगाएं। जो भी वाक्य दिया गया है उसे जो है दोस्तों, इसको भी क्या करना है कि आपको सही क्रम में लगाना है। तो हम इस क्वेश्चन को सिर्फ सीधे हम कहाँ से चलेंगे, तो दोस्तों ऑप्शन से चलेंगे। ऑप्शन पहले देखेंगे क्या। देखिए दोस्तों, सब और सब ऑप्शन में सी से स्टार्ट किया गया, यानी सबसे पहले हमको पढ़ना है कि महाराजा जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी, महाराजा जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी। उसके बाद यही हम पहला ही ऑप्शन देख रहे हैं। उसका डी कह रहा है, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक वे प्रसन्नता पूर्वक चले गए। देखिए दोस्तों, एक के बार हम स्वर्ग और नरक नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, फिर उसके बाद ए पढ़ लीजिए कि महाराजा जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, यानी सिस्टम नहीं बैठ रहा दोस्तों। बी नंबर ऑप्शन से चेक कीजिए कि बी नंबर में कह रहा है कि महाराजा सी पहले है ऑप्शन यहाँ पे। तो महाराजा जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहां उन्हें कहा गया कि नरक चलो। और उसके बाद ये है ऑप्शन, महाराजा जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, उन्हें क्या स्वर्ग और क्या नरक वे प्रसन्नता पूर्वक चले। देखिए ऑप्शन नंबर ये जो बी है वो सटीक बैठ रहा है। एक और चेक कर लेते दोस्तों कि महाराजा जनक के जीवन में, ये देखते हैं सी, महाराजा जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा। ये दोनों देखिए ऑप्शन सेम ही है। उसका डी कहा गया, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक प्रसन्नता पूर्वक चले गए। तो ये ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, पहले यहाँ पहले ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये दोस्तों ऑप्शन सही बैठ रहा है कि महाराजा जनक जीवन में कोई भूल हो गई थी, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहां उन्हें उनसे कहा गया कि नरक चलो, और महाराजा जनक तो ब्रह्मज्ञानी थी, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक प्रसन्नता पूर्वक चले गए। क्वेश्चन नंबर आप देखिए दोस्तों 33। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या का निम्न में से कौन सीधा अनुपातिक होता है। ऑप्शन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से, आवेशित कण के संवेग से, कण के आवेश से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवेशित कण के संवेग से। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए दोस्तों, कह रहा है कि कोई स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु अपनी चाल के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और nवें सेकंड में दूरियों को किस प्रकार की श्रेणी बनाते हुए तय करेगा। ऑप्शन है समानांतर श्रेणी, ऑप्शन बी है ज्यामितीय श्रेणी, ऑप्शन सी है कोई भी सुपरिभाषित श्रेणी नहीं बनती है। उसके बाद है क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग के अंतर संगत श्रेणी बनाती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा समानांतर श्रेणी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 4 ओम संयुक्त
प्रतिरोध पाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक प्रतिरोध को 12 ओम प्रतिरोध के समानांतर में रखा जाएगा। तो दोस्तों हमको 4 ओम संयुक्त प्रतिरोध पाने के लिए, यानी जो जोड़ा गया है प्रतिरोध को समानांतर में जोड़ा गया, संयुक्त रूप से संयुक्त प्रतिरोध में क्या होता है कि हम लोग बट्टा में लिखते हैं। पाने के लिए 12 ओम प्रतिरोध के समानांतर निम्नलिखित में से किस एक प्रतिरोध को, यानी 4 में से किस एक को जो है 12 ओम के समानांतर। तो दोस्तों कैसे हम इसको बनाएंगे, तो 12 ओम है तो 1/12 लिख देंगे और उसके बाद प्लस 1/x मान लेंगे कि कौन है, और इसका जो बराबर आ जाएगा दोस्तों 1/4 आ जाएगा। और इसको आप सॉल्यूशन की इसको जब हल कीजिएगा तो दोस्तों इसका जो उत्तर आएगा आपको ये ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 6 ओम। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि साधारण दोलक की आवृत्ति FHZ है, यानी F हर्ट्ज है। तो 2 मिनट में दोलन करेगा। ऑप्शन है F/120 बार, 120/F बार और 60/F के पावर 2 बार और उसका 120 बार। तो देखिए दोस्तों जो है वह जो है दोलन काल जो होता है 1/आवर्त काल होता है, 1/आवर्त काल होता है। तो 2 मिनट में, तो 2 मिनट जो है दोस्तों 120 सेकंड हो जाएगा, तो 120 सेकंड तो सब में है, ठीक है। तो दोस्तों जो यहाँ पूछा है दोलन काल, यानी दोलन की संख्या पूछा है कि कितना बार, तो दोलन की संख्या जो होता है दोस्तों कितना बार, तो वो क्या होता है कि आवर्त काल 1 क्या होता है कि दोस्तों कि हम लोग जो है आवृत्ति निकालते हैं तो आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्त काल। जैसे आवृत्ति बराबर दोस्तों जो होता है वह होता है 1/आवर्त काल। आवर्त काल आवृत्ति बराबर 1/आवर्त काल होता है दोस्तों। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, आवर्त काल। तो ये सॉरी दोस्तों ये मिट जा रहा है। आवृत्ति बराबर 1/आवर्त काल, आवर्त काल, ठीक है। तो दोस्तों आपसे पूछा है कि यह जो है 2 मिनट में कितना बार दोलन करेगा, यानी वो आवृत्ति पूछा है कि क्या है कि 2 मिनट में जो है वह कितना हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा 2 मिनट में 120 बार होता है, तो 120 बार जो होगा दोस्तों तो आंसर जो हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर देख लीजिए कि 100 डी नंबर ऑप्शन जो है दोस्तों इस फॉर्मूला का यूज करके आप आंसर निकाल लीजिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन कि एक समान वृत्तीय गति करने वाले किसी कण के लिए निम्न में से अशुद्ध कथन का चुनाव कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है कण के वेग का परिमाण नियत रहता है, कण का वेग त्रिज्या सदिश के लंबवत बना रहता है, कण की गति के साथ साथ त्वरण की दिशा परिवर्तित होती रहती है, त्वरण का परिमाण नियत नहीं रहता है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों डी हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर डी, त्वरण का परिमाप जो होता है वह नियत नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दोस्तों कि F और 2F के बीच रखी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक एवं सीधा, आभासी एवं उल्टा, आभासी एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों 38 का वह डी हो जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा। तो लेंस में जो होता है दोस्तों उत्तल लेंस वास्तविक और उल्टा होता है, लेकिन यही क्वेश्चन उत्तल दर्पण अगर पूछ दिया जाता तो उत्तल दर्पण में दोस्तों आभासी एवं उल्टा बनता है दोस्तों, उल्टा, ठीक उल्टा होता है दर्पण और लेंस में। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर होती है। ऑप्शन है अपवर्तन बिंदु, प्रकाशिक बिंदु और आपतन बिंदु। बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर रहता है। देखिए दोस्तों अगर ये जो इस तरह से हम बना देते हैं, आप देखिए ध्यान से कि ये मान लीजिए दोस्तों आपका ये लेंस है और लेंस में ये जो मुख्य अक्ष होता है दोस्तों, मुख्य अक्ष होता है और इस तरह से बीच में हम एक डॉट डॉट करके दे देते हैं इस तरह से दोस्तों, आप समझिएगा। तो मुख्य अक्ष पर स्थित होता है इनमें से कौन सा, तो अपवर्तन बिंदु जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर कोई वस्तु है रखा हुआ, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ से जाएगी तो क्या हो जाएगा कि ये इस साइड की ओर चला जाता है और हम लोग डैश डैश करके इस तरह से लाते हैं, ये किरण होती है इस तरह से आती है। तो दोस्तों अपवर्तन जो बिंदु होगा यहीं पर से शुरू हो गया, लेकिन यह जो है मुख्य अक्ष पर स्थित है नहीं है। उसके बाद आपतन बिंदु भी यहीं पर होगा, अपवर्तन और आपतन बिंदु यहीं हो गया, क्योंकि यहीं से अपवर्तन भी होगा और आपतन यहीं से, लेकिन ये जो प्रकाशिक केंद्र होता है वो यहाँ पर होता है।
प्रकाशिक केंद्र यहाँ पे होता है दोस्तों, यहाँ पे तो ऑप्शन जो है केवल जो है दो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कि प्रकाशिक केंद्र जो होता है वह सिर्फ मुख्य अक्ष पर होता है। उसके बाद आ जाइए दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्यूज तार से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयुक्त होता है और यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों ऑप्शन जो है ये सही है। जो फ्यूज तार होता है, फ्यूज इसलिए लगाया जाता है कि घर में बड़े उपकरण जो टीवी, पंखा, कूलर लगाया जाता है उसको बचाया जा सके, और इसे श्रेणी क्रम में लगाया जाता है ताकि अगर मान लीजिए कि अचानक वोल्टेज अधिक आ गया तो श्रेणी क्रम में लगा रहेगा तो यह फ्यूज का तार तुरंत ही गल जाएगा अधिक करंट आने पर, और जितने भी घर में जो उपकरण होंगे वह बच जाएंगे। इसलिए श्रेणी क्रम में इसको लगाया जाता है और इसका गलनांक निम्न होता है, यानी कि अधिक वोल्टेज आने पर यह तार गल जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए दोस्तों, अब कह रहा है कि ऊर्ध्वपातन का गुण इनमें से किसमें पाया जाता है। ऊर्ध्वपातन का अर्थ जो होता है कि वह जो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड दोस्तों नमक होता है। कैल्शियम क्लोराइड हो गया दोस्तों यहाँ पे, अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड है इसमें जो है ऊर्ध्वपातन होता है, यह सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है इसको जलाने पर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सैंधव सभ्यता के स्थल नहीं है। सैंधव सभ्यता यानी दोस्तों सिंधु सभ्यता के बात हो रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन है राखी गढ़ी, कालीबंगा, लोथल और लंघनाद। तो दोस्तों ये जो देखिए राखी गढ़ी जो है सबसे बड़ा स्थल था, लोथल यह बंदरगाह था, कालीबंगा दोस्तों ये राजस्थान में था जहाँ से चूड़ी मिला था। तो दोस्तों ये लंघनाद नाम का कोई भी सिंधु सभ्यता का स्थल नहीं था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तर दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है, यानी कि इनमें से कौन सा जोड़ी सही है। तो ऑप्शन है चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट। तो दोस्तों रॉलेट एक्ट जो है 1919 ईस्वी में लाया गया था, बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून, ठीक है। शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। इस समय जो है यहाँ पर जो गवर्नर जनरल था वह चेम्सफोर्ड था। उसके बाद है दोस्तों दूसरा ऑप्शन है कि लॉर्ड रीडिंग, दिल्ली दरबार। लॉर्ड रीडिंग के समय दिल्ली दरबार नहीं लगा था दोस्तों। लॉर्ड वेलिंगटन प्रिंटिंग ऑफ वेल्स का भारत आगमन, दोस्तों ये भी सही नहीं है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय गोलमेज समय। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 43 नंबर। उसके बाद देखिए दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के डैश के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, दिल्ली गेट और लाहौरी गेट। तो दोस्तों इसका उत्तर जो हो जाएगा वह लाहौरी गेट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। लाहौरी गेट पर ही 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने झंडा को फहराया था। उसके बाद है 45 नंबर क्वेश्चन कि भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेनों में गतिमान एक्सप्रेस किस वर्ष चलाई गई थी दोस्तों। तो गतिमान एक्सप्रेस जो है वह दोस्तों 2016 में चलाई गई थी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन नंबर अनंत सैनम अयंगकर, NS रेड्डी, मीरा कुमार और जीवी मावलंकर। तो दोस्तों लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष है वह जीवी मावलंकर है, लेकिन अगर इसी में क्वेश्चन पूछ दिया होता कि लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है तो वह मीरा कुमार दोस्तों हो जाता। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए दोस्तों कि भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ। ऑप्शन में 1950 से 51, 1949 से 50, 1948 से 49, 1951 से 52। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1951 से 52 में पहली आम चुनाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए दोस्तों कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है। युद्ध, सही है, युद्ध के समय आपातकाल हो सकता है, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी स्थिति में आपातकाल की घोषणा जो है राष्ट्रपति कर सकते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया। ऑप्शन नंबर ए है 1976, 1978, 1971, 1977। तो दोस्तों संपत्ति के अधिकार को 44वीं संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है वह संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके और अनुच्छेद के 300 के क में डाल दिया गया था। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राज्य और केंद्र के बीच सत्ता विभाजन के लिए संविधान की सूची नहीं है, यानी कि राज्य और केंद्र के बीच सत्ता का जो विभाजन होता है यह कौन सी सूची नहीं है, नहीं कह रहा है। तो दोस्तों
सूची 3 ही प्रकार की, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया कि सूची 3 प्रकार का होता है, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। तो यहाँ पर संघ सूची दिया है, यहाँ राज्य सूची, यहाँ समवर्ती और यहाँ राज्य सूची। परवर्ती सूची नाम का कोई सूची नहीं होता, इसलिए आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि गरीबी की माप की कौन सी सामान्य विधि प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन है आय विधि, व्यय विधि, आय एवं व्यय दोनों। दोस्तों जो गरीबी की जो माप है वो दोनों विधि से होता है, आय और व्यय दोनों विधि से। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए दोस्तों कि अर्थव्यवस्था में व्यापारिक बैंकों की मुख्य भूमिका क्या है। यानी कि जब व्यावसायिक बैंक है दोस्तों, तो ऑप्शन है शेयर बाजार को विनियमित करना, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन, आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना, महंगाई पर नियंत्रण। तो जो व्यावसायिक बैंक है उसका जो है मुख्य जो उद्देश्य होता है दोस्तों, वह आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बचत खाते का उद्देश्य क्या है। बचत खाते का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है जमा पर ब्याज अर्जित करना, बिलों का भुगतान ऑनलाइन करना, दैनिक लेन देन करना, बंधक ऋण प्राप्त करना। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सेविंग जो अकाउंट होता है वह जमा पर ब्याज अर्जित करना होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन, ये 53 था। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 54 कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को अगर हम जो है डायरेक्ट ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग ऑप्शन को पहले देखते हैं कि ऑप्शन किस तरह से। देखिए कोनो न कोनो ऑप्शन आपको सेम नजर आएगा, जैसे दोस्तों कि इसमें तो सब अलग ही है, लेकिन देखिए दोस्तों अब देखिए इसमें से अगर इसमें ऑप्शन रहता कोई सेम तो हम पकड़ते, लेकिन इसमें सारे ऑप्शन अलग अलग है। तो इसको देखिए दोस्तों कि एक दो अगर आपको ध्यान में हो, जैसे जमशेदपुर वाला है, जमशेदपुर लौह इस्पात के लिए था। तो आप देखिए कि सी का एक किसमें है, तो सी का एक दोस्तों देखिए कि सी का एक, देखिए दोस्तों सी का एक सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में ही नजर आ रहा है। देखिए अगर आपको इसमें एक ही के बारे में पता होता तो आप ये क्वेश्चन को बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है दोस्तों। इसका उत्तर बी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि सी का जो है जमशेदपुर लौह इस्पात के लिए और एक ही ऑप्शन में आपको जो है सी का एक दिया गया है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी को आप लोग देख लीजिए दोस्तों कि एक का 3 है बेंगलोर जो है वह वायुयान से संबंधित है दोस्तों। उसके बाद बी का 4 है दोस्तों, यानी कोरबा जो है वो एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध, और मजाल खंड जो बच गया वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा तांबा के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये मैथ है दोस्तों। क्वेश्चन है कि दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि ए के 6% और बी के 4% का योग ए के 7%, बी के 11% के योग का 2/5 है, तो ए और बी का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है इसको इस तरह से बना सकते हैं कि ए का 6% का है, ए का 6% और बी के 4% का योग, यानी प्लस कर देंगे बी के 4% का योग जो है वह जो है का योग ए के 7% और बी के 11% के योग के 2/5 है, यानी कि बराबर करके हम क्या करेंगे कि ए का जो है वह 7% और प्लस और बी का जो है 11% का योग का, यानी एक टोटल का वह 2/5 है, 2/5। आप दोस्तों इसको हल करेंगे तो इसका जो उत्तर आएगा दोस्तों वह जो ऑप्शन नंबर ए में था कि दोस्तों 1:7, और ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 5:8 और 1:8 और 3:7। दोस्तों इसका उत्तर है 1:8। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए दोस्तों, ये सरल करना है तो ये बहुत आसान है दोस्तों। आपको जो है इसमें जो है वो नियम याद रखना होता है, का भागा गुंजोर और घटाओ। सबसे पहले दोस्तों हम का काम करते हैं। देखिए दोस्तों इसमें ब्रैकेट अलग अलग है, तो यहाँ पर का काम होगा दोस्तों यहाँ पे। तो पहले जो है 13 को 13 से गुना करके फिर इससे भाग दीजिएगा, तब इसमें जोड़िएगा, जितना आएगा फिर उसी तरह से यहाँ दोस्तों देखिए पहले भाग है तो भाग कीजिएगा, फिर गुना और तब जोड़ कीजिएगा। उसके बाद जो आंसर आएगा दोस्तों यह जो ऑप्शन देख लीजिए 13/96, 15/26, 85/169, ऑप्शन डी है 100/26। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों सी होगा 56 का।
85 बटा 169। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि दूध और पानी 25 लीटर का एक मिश्रण है, इसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाता है ताकि मिश्रण 50% हो जाए? दोस्तों देखिए 5 और 3, यहाँ पर अनुपात दिया है 3 और 2। दोस्तों 3 2 5 यानी 5 यूनिट मान लीजिए दोस्तों, यूनिट का जो वैल्यू हो गया, 5 यूनिट का वैल्यू 25 लीटर हो गया। तो यहाँ से काट दीजिए तो बचे 25 हो जाएगा। तो 5 दिया, 5 को 3 से गुना करेंगे तो एक 15 हो जाएगा, और दोस्तों 5 को 2 से गुना करेंगे तो एक 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब पहले दूध है और तब पानी है, तो यानी 3 वाला ये दूध है और 10 वाला पानी है। अब आगे क्वेश्चन है कि मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए? तो पानी नीचे है, तो यहाँ पर कितना लीटर मिलाया जाए ताकि मिश्रण का जो परिणामी है 50% यानी 1/2 हो जाए। दोस्तों 50% का मतलब ये होता है कि 1/2 यानी आधा आधा, आप बट्टा एक एक कर दीजिए, इसको हल कीजिए, जो एक्स का मान आएगा दोस्तों वो आंसर हो जाएगा आपका। तो 57 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपको 5 लीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए दोस्तों, कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां एक स्टेशन से एक ही समय पर एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, तो 5 घंटे बाद दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी क्या होगा? तो दोस्तों दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। दूरी बराबर दोस्तों चाल गुने समय। तो एक 90 किलोमीटर में जा रहा है 5 घंटा में 90 किलोमीटर के स्पीड से, और 5 घंटा में वो कितना जाएगा? तो 900 9 पचे 45 यानी 450 किलोमीटर एक चला जाएगा। उसके बाद जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो 9 72, तो एक हो जाएगा दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, दो रेलगाड़ियां एक स्टेशन से एक ही समय, एक मिनट। हाँ दोस्तों देखिए, दो रेलगाड़ियां एक स्टेशन से एक ही समय पर एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 5 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी क्या होगा? तो दोस्तों दूरी बराबर होता है दोस्तों, दूरी बराबर होता है दोस्तों चाल गुने समय। चाल गुने समय। तो दोस्तों दूरी निकालना है हमको, तो एक 90 चल रहा है, तो 9 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 9 पचे 45, 450 आएगा दोस्तों। और उसके बाद जो है 80 किलोमीटर यानी 8 40 यानी 400 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए एक जो ट्रेन है 450 किलोमीटर चल रहा है और एक है 400 किलोमीटर, तो दोनों के बीच के जो दूरी रहेगा दोस्तों 450 में से 400 घटाइए तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर उत्तर। ये आंसर जो ए हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों, कह रहा है कि पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई और अगले वर्ष के दौरान 10% की कमी आई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में कस्बों की जनसंख्या इतनी थी तो पहले वर्ष की शुरुआत में कितनी थी? तो दोस्तों मान लीजिए कि पहले वर्ष में एक्स थी। अब जो है पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई। देखिए दोस्तों 10% का जो है 10/100 और काट करके लगेगा तो आएगा आपको दोस्तों 1/10। अब कह रहा है कि 10% वृद्धि, तो 10 में हम जोड़ देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 11/10। अब फिर कह रहा है कि अगले वर्ष क्या है कि 10% कमी, तो इसमें से 10 में से एक घटा दीजिए दोस्तों यहाँ पे, तो 9/10। अब क्या है कि ये कमी आई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में, यानी ये दूसरा वर्ष हो गया, यहाँ तक में आपको जनसंख्या 198/00 है, यानी कि 800 है, तो पहले वर्ष यानी दोस्तों इसको हल कीजिएगा आप, तो आपको जो है उत्तर आ जाएगा। और इसका जो उत्तर आएगा दोस्तों वह उत्तर आएगा आपको 20,000। ऑप्शन नंबर डी 20,000 उत्तर आएगा दोस्तों। उसके बाद आ जाइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि 3 सदस्य माता पिता और पुत्र के एक परिवार की औसत आयु 44 वर्ष है, तो पुत्र की शादी के बाद परिवार की औसत आयु 39 हो जाती है, तो बहू की आयु क्या हो जाएगी? तो दोस्तों जो औसत होती है, औसत बराबर होता है कि कुल प्रश्नों का जो टोटल होता है उसको जोड़ करके और जितनी संख्या होती है उससे हमको भाग दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसको आप बनाइएगा, तो तीन आदमी है, माता पिता और पुत्र, औसत आयु कितना है 44। तो अगर हम माता पिता और पुत्र के कुल योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 जो होगा, यानी कि कुल माता पिता और पुत्र 3 आदमी हो गया, और 3 आदमी हो गया तो इसका जो औसत आयु है 44 वर्ष है। ठीक है, तो माता पिता और पुत्र हो गया, मान लीजिए इसको जोड़ेंगे और बट्टा में 3 करेंगे और बराबर जो है 44। देखिए मदर प्लस फादर और प्लस पुत्र है तो सन कर देंगे। 3 आदमी हो गया, 3 बट्टा में हम 3 लिखेंगे, यानी ये औसत जो आ जाएगा आपको 44 वर्ष। तो दोस्तों अगर हम इस तीनों का योग निकालेंगे तो हमको क्या करना होगा? इसको गुना कर देना होगा 44 को 3 से। तो दोस्तों 44 को 3 से गुना कीजिएगा यहाँ पर, तो आपको 44, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर जो है आप 44 को 3 से गुना कीजिएगा दोस्तों,
तो आपको 4 के 2 हाथ में 1, 4 तो 132 आ जाएगा। ठीक है, 132 यहाँ पर आ गया। अब क्या हुआ कि शादी हो गई है, शादी हो गई इसका मतलब है कि 4 गो, मतलब कि परिवार में 4 आदमी हो गए। तो अब जो है उसके बाद यहाँ औसत 39 हो गया, तो आप 39 को 4 से गुना कर दीजिए दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 4 तिया 12 और 3 9 चौक 36 के 3 6 और हाथ में 3, 4 तिया 12 3 15, 156। और दोस्तों 156 में से 132 घटा दीजिए। आपको 156 में से 156 में से आप 132 जो घटाइएगा वही उत्तर आ जाएगा। 6 में से 2 गया 4 और 5 में से 3 गया 2, यानी उत्तर 24 वर्ष हो गया, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। अब आगे देखिए दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर कहता है एक समानांतर श्रेणी के प्रथम 9 पदों का योग क्या होगा यदि पहला पद 7 है और अंतिम पद 65 है। तो दोस्तों 9 पदों का योग चाहिए। तो ये जो उत्तर होता है कि योग जो होता है एस एन बराबर जो होता है, एक दोस्तों होता है कि n/2 और एक होता है कि a + n, यानी कि प्रथम पद और अंतिम पद, और इस पर आप बैठाइएगा यहाँ पर और तो उत्तर आ जाएगा। आपको दोस्तों दिया गया है कि पहला पद 7 दिया गया है, तो आप एक जगह 7 दे देंगे और अंतिम पद 55 है तो 55 भी दे दिया गया। 9 पदों का योग पूछ रहा है दोस्तों, तो n/n यहाँ 9/2 लिखिएगा और इसको हल कीजिएगा दोस्तों, तो आपको जो यह उत्तर आ जाएगा 279, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए दोस्तों कि दिया गया है कि दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। इसका जो है मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो ये दोस्तों देखिए कि यहाँ पर इसको जो है बट्टा 1 मान करके और इसका जो आप एलसीएम करेंगे तो ये सेक स्क्वायर और -10 स्क्वायर आएगा। 10 स्क्वायर आ जाएगा, नीचे बट्टा दोस्तों सेक स्क्वायर ही रहेगा। ये आप एलसीएम करने पर, और सेक स्क्वायर और 10 स्क्वायर जो होता है दोस्तों वो हो जाता है आपको 1। फॉर्मूला से 10 सेक स्क्वायर -10 स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो 1 बट्टा दोस्तों हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर। लेकिन ऑप्शन में ये है नहीं सेक स्क्वायर। लेकिन आप दोस्तों देखिए ऑप्शन में कि अगर हम सेक स्क्वायर है तो यहाँ पर देखिए कि कटेगा, तो जहाँ 10 कॉट होगा वही आंसर होगा दोस्तों। देखिए यहाँ साइन कॉस है, नहीं होगा, साइन कॉस है नहीं होगा, साइन कॉट है और यहाँ 10 कॉट है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों देखिए कि 1/9 सेक आया है, ऑप्शन नंबर बी को हम देखेंगे, और हमको 1/, सेक आया था। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि यहाँ साइन स्क्वायर है और एक कॉट है, तो साइन स्क्वायर को अगर हम ऐसे लिखेंगे और कॉट स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर बट्टा साइन स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों साइन से साइन खत्म हो गया और बच गया यहाँ कॉस, और कॉस को 1/sec हम लिख सकते हैं, इसलिए आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। आप ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए दोस्तों कि त्रिबंध वाले हाइड्रोजन का सामान्य जो देखिए दोस्तों एक सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है और एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड वाले को हम एन लगा होता है, डबल वाले में इन लगा होता है और ट्रिपल में आइन लगा होता है। तो जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं दोस्तों वो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। ठीक है, और एल्केन और एल्किन वाला में जो दोस्तों होता है कि इससे बड़ा होता है। आगे देखिए दोस्तों ये 64 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में किस में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं जो एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं। ऑप्शन है डायमंड, ग्रेफाइट, मीथेन और इथेन। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो डायमंड हो जाएगा। डायमंड क्या होता है कि 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं और एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए दोस्तों, 65 कह रहा है कि किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक होते हैं। तो ऑप्शन है पॉलिस्टर, पॉलीएमाइड, पॉलीप्रोपोलीन और पॉलीकार्बोनेट। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों वह जो हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट हो जाएगा। पॉलीकार्बोनेट जो होता है कि इसको छोड़ करके सभी संगणक बहुलक है, यानी कि पॉलिस्टर, पॉलीएमाइड और पॉलीप्रोपोलीन जो होती है ये तीनों के तीनों जो है वह संगणक बहुलक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन कि उप सहसंयोजकता में निम्न में से क्या होता है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी होती है,
एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन की दो परमाणु के मध्य साझेदारी होती है और हाइड्रोजन बंध बनता है। तो दोस्तों 66 का जो उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी, एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन की दो परमाणु के मध्य साझेदारी होती है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए दोस्तों कि मैग्नीज का अयस्क कौन है? तो ऑप्शन है पायरोलुसाइट, स्टीनवाइट, हेमेटाइट और बॉक्साइट। तो दोस्तों हेमेटाइट लोहा का जो अयस्क होता है, बॉक्साइट अल्युमिनियम का होता है, स्टीनवाइट अलग होता है पायरोलुसाइट। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा 67 का वो ए हो जाएगा पायरोलुसाइट। यह जो है मैग्नीज का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए दोस्तों कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन है अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक दोस्तों नहीं होता है, तो ये उत्तर ये सही नहीं होगा। दूसरा है कार्बनिक यौगिकों के अणु के बीच आकर्षण बल अधिक प्रबल नहीं होती है। कार्बनिक यौगिक के अणु के बीच आकर्षण बल अधिक प्रबल नहीं हो दोस्तों, तो ये जो उत्तर होगा 68 का ऑप्शन नंबर बी देखिए दोस्तों कह रहा है कथन दो सत्य है और कथन एक असत्य है, यानी ये सही है कि कार्बन यौगिक के अणुओं के बीच आकर्षण बल प्रबल नहीं होता है, दुर्बल होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन अभिकारक कार्बनिक होनी चाहिए, दो अभिकारकों के बीच आयनों का विनिमय होता है, उत्पादों की संख्या एक होनी चाहिए, केवल एक अभिकारक की। देखिए दोस्तों ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। दो अभिकारकों के बीच आयनों का विनिमय होता है, यानी कि क्या होता है कि एक को छोड़ करके दूसरा के साथ अभिक्रिया हो जाता है और दूसरा का जो है पहले के साथ अभिक्रिया हो जाता है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि यह पाया गया है कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है उस रंग के घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि म्यू बी, म्यू वाई और म्यू जी क्रमशः नीले, पीले और हरे रंग के अपवर्तनांक होते हैं तो उनके बीच जो है कौन सा संबंध बनता है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इस तीनों कलर में सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होगा और वही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो 70 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों 70 का जो उत्तर है यह ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि म्यू बी, म्यू एच और म्यू वाई। म्यू बी यानी कि दोस्तों नीला रंग और उसके बाद म्यू वाई दोस्तों पीला रंग। तो यहाँ पर है म्यू बी और म्यू जी। तो म्यू बी जो हो गया दोस्तों वो नीला हो गया और म्यू जी जो है दोस्तों वह हरा हो गया। तो हरा का अपवर्तनांक और पीला का अपवर्तनांक अधिक होता है और उसके बाद हरा का यहाँ नीला है दोस्तों सबसे अधिक, यहाँ पर इस तीनों में नीला सबसे अधिक होगा और उसका फिर हरा आएगा तब अंतिम में पीला आएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कह रहा है 71 नंबर की विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए किस उत्तक के कोशिकाओं को अलग किया जाता है? तो दोस्तों जो को उत्तक होते हैं वह एक विभज्योतिकी उत्तक होता है और एक अस्थायी उत्तक होता है। विभज्योतिकी उत्तक ही आगे बढ़ करके वह अस्थायी उत्तक का निर्माण होता है। जब विभज्योतिकी उत्तक में विभाजन होती है तो वह अस्थायी उत्तक होता है और विभज्योति उत्तक को ही हम लोग मेरिस्मेटिक उत्तक कहते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों सी में है मेरिस्मेटिक, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। और कॉलन कायमा, स्टेलन कायमा और पेरन कायमा जो दोस्तों होता है यह जो विभज्योतिकी उत्तक के प्रकार होता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्य, दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है। 8 राज्य गुजरात हो जाता है दोस्तों, गुजरात के बाद जो है राजस्थान हो जाता है, मध्य प्रदेश हो जाता है, उसके बाद जो है छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल हो गया दोस्तों और त्रिपुरा, मिजोरम। टोटल 8 गो होता है दोस्तों कि कर्क रेखा से गुजरती है। आगे देखिए दोस्तों 73 नंबर क्वेश्चन कि चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन है उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। तो दोस्तों चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित था और चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? ऑप्शन है मगरमच्छ, घड़ियाल, जलघोड़ा, डॉल्फिन। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है दोस्तों। 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 75 में कहता है म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है दोस्तों? तो ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश दोस्तों हो जाएगा, नागालैंड भी हो जाएगा, मणिपुर दोस्तों
मणिपुर भी हो जाएगा और मिजोरम मिजोरम भी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। और बाकी में जो है दिया गया है यहाँ पर दोस्तों असम, असम बीच में पड़ जाता है, सेवन सिस्टर के अंदर में है यह। और ऑप्शन डी में देखिए दोस्तों त्रिपुरा नीचे की साइड आ जाता है, इस साइड से तो नहीं होगा। और उसके बाद ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए दोस्तों कि ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो कृषि, वानिकी, जननांकी, पशुपालन। जननांकी, वानिकी और कृषि नहीं होगी दोस्तों, पशुपालन से हो जाएगा, दूध से संबंधित है इसलिए पशुपालन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार, तो कैमूर जो दोस्तों यह जो है यह बिहार के नक्शा में आप देखिएगा तो दक्षिण पश्चिम साइड में सबसे लास्ट में कैमूर ही आता है, ठीक है। और कैमूर जो है यहाँ जो है ऑप्शन दिया गया है कि तांबा, चूना पत्थर, बॉक्साइड और लिथियम। तो दोस्तों जो कैमूर पठार हुआ चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि सही सुमेलित नहीं है। देखिए ध्यान से, यहाँ नहीं लिखा है, इसको ध्यान देना है, यानी 3 सुमेलित होगा और 1 नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। 29 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 23 दिसंबर किसान दिवस और 18 दिसंबर राष्ट्रीय प्रवास दिवस। तो 78 का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 29 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 29 दिवस को नहीं मनाया जाता है। बाकी 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि भूटान किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? भूटान में हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम। तो दोस्तों भूटान में सबसे अधिक बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए दोस्तों हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत की? करंट अफेयर है दोस्तों। ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने ही प्रेरणा प्रोग्राम को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 81 देखिए कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER के अनुसार 2024 से 25 भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुमानित विकास दर क्या? ऑप्शन है 6%, 8%, 7% और 8.5%। तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, 7%। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 जागरेब ओपन एकल 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में 57 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो जागरेब ओपन एकल 2024 कुश्ती है दोस्तों, तो कुश्ती से जो संबंधित होगा वही होंगे। तो देखिए नीरज चोपड़ा कुश्ती से नहीं, जेवलिन थ्रोन से है। यहाँ पर नोवाक जो टेनिस था उससे होता है। और दीपक पुनिया है यहाँ पर, अमन सहरावत है दोस्तों, तो इसी में से कोई एक होंगे। तो 82 का जो उत्तर होगा दोस्तों आपको अमन सहरावत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए दोस्तों कि विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक जो है ने हाल ही में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 की रैंकिंग जारी की, जिसमें भारत के कौन सा स्थान है? ऑप्शन है 45वां, 36, 15वां और 103वां। तो दोस्तों जो पर्यटन और विकास सूचकांक में जो है भारत का रैंकिंग है वह जो दिया गया है ऑप्शन नंबर इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 36वां, बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए दोस्तों कहा गया है कि हाल ही में किसने नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला है? तो विनोद गनात्रा, श्रीनिवास पिल्लिया, रंजीत कुमार और राजीव आनंद। इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विनोद गनात्रा। उसके बाद देखिए दोस्तों 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 9 मीटर ऊंचे खंबे की छाया 3 मीटर लंबी होने पर सूर्य का उन्नयन पहुंचता है। दोस्तों एक खंबा इस तरह से आप बना लीजिए, ठीक है दोस्तों। और इसका जो छाया सर नीचे ही बनेगा। देखिए दोस्तों ये छाया हो गया नीचे वाला आपका, ये छाया हो गया दोस्तों। और इसको आप यहाँ से मिला दीजिए तो एक त्रिभुज बन जाएगा। इसकी ऊंचाई 9 मीटर दिया गया है दोस्तों और छाया जो है 3√3 दिया गया है दोस्तों। तो यहीं पर जो है कोण बनता है, इसको थीटा मान लीजिए दोस्तों, ठीक है। और हमको जो है लंब और आधार में जो संबंध बनता है वही वाला फॉर्मूला लगाना है। तो दोस्तों लंब बट्टा आधार दोस्तों टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। टेन थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आप आधार इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर टेन थीटा और हमको यही थीटा चाहिए, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर हम इसको जो है लंब कितना है 9 है और आधार 3√3 है, तो हम सीधे लिखेंगे दोस्तों
टेन थीटा बराबर सीधे हम लिख देते हैं दोस्तों, लंब बटा लंब 9 है और आधार 3√3 हो गया दोस्तों। आप काट दीजिए 3 एकम 3 और 3 तिया 9 दोस्तों। रूट है, इसको परिमेयकरण कीजिएगा तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए आप, और √3 से ऊपर नीचे गुना कीजिएगा दोस्तों तो देखिए कि ये 3 को √3 गुने 3 लिख सकते हैं। इस 3 से ये रूट और ये दोनों खत्म हो जाएगा, ऊपर √3 बच जाएगा। तो दोस्तों आप थीटा के कौन से मान के लिए जो है √3 आता है, तो टेन 60 डिग्री का मान 3 आता है, इसलिए थीटा का मान दोस्तों 60 डिग्री हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखिए 86 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए तथा ऊंचाई बी है, तो बी स्क्वायर बट्टा ए का मान आप ज्ञात कीजिए। दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। आप इस फॉर्मूला का जो है उपयोग करके इस प्रश्न का उत्तर आन सकते हैं दोस्तों। आप एक त्रिभुजी बना लेंगे और इस पर भी आप यहाँ बैठा करके उत्तर निकाल लीजिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 86 है दोस्तों, और इसका जो उत्तर होगा दोस्तों 86 का ऑप्शन नंबर सी √3 हो जाएगा दोस्तों। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 87 है कि एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 मीटर कम है। यदि आयत का परिमाप 68 मीटर हो तो आयत की लंबाई याद करें। तो दोस्तों परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो परिमाप दिया गया है दोस्तों, वह जो दिया गया परिमाप है वो 68 मीटर है दोस्तों, ठीक है। और आयत की लंबाई जो है उसकी लंबाई, आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 मीटर कम है दोस्तों। इसको काट दीजिए पहले आप, तो यहाँ 2 तिया 6 और 2 चौक 8, यानी एल प्लस बी दोस्तों 34 हो जाएगा दोस्तों। एल प्लस बी 34 हो जाएगा। अब क्या करना है कि ये 34 आ गया, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके 34 आना चाहिए और 2 मीटर कम। तो दोस्तों देखिए कि 17 दूना 34। देखिए दोस्तों इसका जो उत्तर होगा, एक मिनट, 87 का जो उत्तर ऑप्शन नंबर बी 18 है दोस्तों, 18। और 88 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन मूल बिंदु के निर्देशांक है। तो ऑप्शन ये बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक यहाँ पे होता है वो 0 0 होता है दोस्तों। 0 0 ऑप्शन जो है डी में हो, तो इसलिए उत्तर दोस्तों 88 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए दोस्तों, कह रहा है 89 नंबर में कि उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए कथनों गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। यहाँ नीचे लिखा गया कि शब्दों को अर्थपूर्ण हिंदी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और उन्हें शब्दों के अक्षर की संख्या, व्यंजन, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं किया जाना चाहिए। ये दे दिया है आपको कि इस तरह से नहीं करना है आपको। तो ऑप्शन है कि क्वेश्चन है कि चित्र, परिचय, नक्शा। ऑप्शन देखिए दोस्तों, शब्दावली, पाठ, वॉल्यूम, गाइड बुक, पेशा जीवनी, नवासी था दोस्तों। तो इसका जो है शब्दावली, पाठ और पेशा जीवनी, वॉल्यूम, गाइड बुक और पत्र प्रभाव निबंध है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों 89 का, ये ऑप्शन नंबर ए है, शब्दावली, पाठ, चित्र, परिचय और नक्शा। इसका जो है ये ठीक मिलता जुलता शब्दावली और पाठ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए दोस्तों, 90 कह रहा है कि थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है कि पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचान कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको कौन सा सेट होगा, ये आप देखिए, ये थोड़ा छोटा करना होगा। देखिए क्वेश्चन कि इसको पैटर्न को पूरा करना है दोस्तों। तो देखिए सब में दो लाइनें हैं, एक ऐसे गया है, एक ऐसे गया है, एक ऐसे गया है, एक ऐसे गया है, 2 लाइन है दोस्तों। तो देखिए इसमें जो है आपको अधिक लाइन दिख रहा है, इसमें अधिक है, इसमें भी, यहाँ सिर्फ 2 लाइन है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 91 नंबर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 91 कह रहा है कि यदि प्लस को भागा आपस में बदल जाए और गुना को माइनस से बदल जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कि ये 10 हो गया और भाग को क्या करना है कि दोस्तों जोड़ में बदल देना, आपस में बदलना है। यहाँ देखिए प्लस को भाग में बदलना है और गुना को माइनस में, यानी प्लस रहेगा तो भाग कर देना है और गुना रहेगा यहाँ पर तो माइनस कर देना है दोस्तों। तो 10 है, यहाँ भागा है इसलिए प्लस कर देंगे, और उसके बाद 2 है, माइनस है तो माइनस वाला को गुना में परिवर्तित करें तो गुना 6 लिख देंगे दोस्तों। उसके बाद गुना है तो गुना वाला को क्या करना है दोस्तों, माइनस में कर देना है।
तो 7 हो जाएगा और प्लस की जगह भाग देंगे दोस्तों 1। अब इसको दोस्तों जो हल कीजिएगा तो देखिए दोस्तों 7 को में भाग 1 से दीजिएगा 7 ही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 6 दूना 12 और 12 10 12 और 10 22 हो जाएगा। 22 में दोस्तों 7 घटा दीजिएगा तो आपको 15 उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन होती है। जो देखिए दोस्तों मानव रक्त में जो है WBC, RBC और प्लेटलेट्स, ये 3 कण होते हैं मुख्य रूप से। तो ऑप्शन है दोस्तों लसिका कोशिका, उसके बाद है लाल कोशिकाएं, क्षार रंगों की कोशिकाएं और श्वेत कोशिकाएं। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, जो श्वेत कणिकाएं होती है वो बड़ी होती है औरों की तुलना में। तो 92 का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए दोस्तों, 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पौधे थैलेफाइट समूह से संबंधित है। ऑप्शन है मार्सिलिया, कारा, यूलोथ्रिक्स और क्लेडोफोरा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों 93 का, यह ऑप्शन नंबर ए है मार्सिलिया। मार्सिलिया आंसर हो जाएगा। यह जो है थैलोफाइटा समूह संबंधित नहीं है मार्सिलिया, बाकी सब थैलोफाइटा है। कारा थैलोफाइटा संबंधित है, कैलेडोफोरा जो है यह जो है संबंधित है थैलोफाइटा से, और यूलोथ्रिक्स जो है वह थैलोफाइटा से, लेकिन मार्सिलिया जो है यह संबंधित नहीं है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर कि महाधमनी जो निम्न में से किस शीर्ष पर शुरू होती है। दायां अलिंद, दायां नीलय, बायां अलिंद, बायां नीलय। दोस्तों जो ये हृदय संबंधित है क्वेश्चन कि जो महाधमनी होती है वह जो है सो बायां नीले से शुरू होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर दोस्तों इसका। ऑप्शन बायां नीले नहीं दोस्तों, बायां, हाँ बायां नीले ही होगा दोस्तों, बायां नीले से होगा। इस तरह से थोड़ा हम बना दें इसको, थोड़ा समझने के लिए समझिएगा दोस्तों। इस तरह से मान लीजिए कि आपका हृदय है और इस तरह से उसका चैम्बर होता है दोस्तों। तो ये जो होता है दाहिना अलिंद और दाहिना नीला, उसके बाद बायां अलिंद और बायां नीला होता है दोस्तों। आप दाहिना नीला और बायां नहीं कीजिएगा दोस्तों। तो देख लीजिए, एक मिनट दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन जो है ये 94 का उत्तर जो होगा दोस्तों वो बायां नीला हो जाएगा। क्वेश्चन आगे देखिए दोस्तों 95, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार मिला। ऑप्शन है कि ईसी कैंडल, डोइजी एंड डैम और कार्ल लिनियस और उसके बाद स्टैनफोर्ड मूर। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोइजी एंड डैम। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा घास उस दिया गया है, तो मेरा दोस्त कर दिया था। तो देख लीजिए दोस्तों आगे कि जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, सेलुलोज। तो जंतु कोशिका में सेलुलोज नहीं पाया जाता है दोस्तों, ये पादप कोशिका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए दोस्तों कि मेलानिन किससे स्रावित होता है। मेलानिन जो होता है दोस्तों ये ऑप्शन है ए रक्त के इरेथ्रोब्लास्ट से, त्वचा के क्रोमेटोफोर से और स्ट्रेटम कॉम्प्लेक्स कोशिका से, संवेदी तंत्रिका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्वचा के क्रोमेटोफोर से होता है दोस्तों। जिसके अंदर मेलानिन अधिक होता है वो व्यक्ति थोड़ा जो है कलर में काला टाइप का होता है, तो और उसे कैंसर होने का खतरा बहुत कम होता है गोरा लोग की तुलना में। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए दोस्तों, कौन सा रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है इबोला, हैमरेज बुखार, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। तो मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया मच्छर के काटने से संक्रमित होता है लोग। इबोला, हैमरेज बुखार जो होता है ये मच्छर काटने से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए दोस्तों 99 क्वेश्चन है कि विनिमय की क्रिया विधि किसके परिणाम स्वरूप होता है। विनिमय का मतलब होता है दोस्तों आदान प्रदान। तो ऑप्शन नंबर ए है गुणसूत्रों का अतिव्यापन होता है, गुणसूत्रों का क्षय होता है, अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है और जीनों का क्षय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि आदान प्रदान इसी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों कि मनुष्य में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग का क्या कारण है। ऑप्शन है प्रोटीन कुपोषण, कार्बोहाइड्रेट कुपोषण, विटामिन बी की कमी और विटामिन डी की कमी। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी की
कमी से ऑस्टियोमलेशिया नमक रोग हो गया। दोस्तों इस सेट में आप लोग को कितना नंबर आया है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों आपको ये सेट कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।